नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। सिर्फ एक हफ्ता राजनीति में कई महीनों से ज्यादा भारी पड़ सकता है, लेकिन 20 जुलाई से 3 अगस्त 2026 के बीच जो कुछ हुआ उसने भारतीय सत्ता के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर दिया जिसे दिल्ली के एसी कमरों में अजेय मान लिया गया था। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको लगातार ये दिखाता रहा और दिखा रहा है कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है। वो आपको 30 जुलाई को लोकसभा में पास हुए वंदे मातरम बिल की डिबेट में उलझाए रखे। वो आपको एक नया आउटरीच बेच रहे हैं, कोई नया दुश्मन, कोई नया राष्ट्रवाद का एंगल। लेकिन असलियत ये है कि 25 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक संगठन ने, युवाओं ने, डिजिटल और हताश युवाओं ने एक मूवमेंट खड़ा किया और इस मूवमेंट ने वो कर दिखाया जो पूरा विपक्ष पिछले एक दशक से नहीं कर पाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक ऐसी सरकार में जहां मंत्री कभी गलती नहीं मानते थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, जहां ये पॉलिटिकल रिवर्सल एक बहुत बड़ा सिस्टमिक फॉल्ट लाइन है। ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है और इसका असर आपको मुंबई में मोहन भागवत के बयान में भी दिखा, जिसमें वो जेनजी से संवाद कर रहे हैं। एक ऐसी सत्ता की ऑटोप्सी है ये जिसके कोड में अकाउंटेबिलिटी की कोई जगह नहीं है। ये टॉक्सिक पेरेंट सिंड्रोम का चरम है, जहां सत्ता रूपी पिता कभी गलत नहीं होता और अगर घर में आग लग जाए तो गलती उस युवा की है जिसने धुएं की शिकायत की थी। अगले कुछ मिनट में मैं आपको कोई लेफ्ट या राइट का ओपिनियन नहीं देने वाला हूं, मैं आपको डेटा देने वाला हूं जो इस देश का एलीट पॉलिटिकल क्लास शायद छिपाना चाहता है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे बिहार के सबसे सुरक्षित अर्बन किले बांकीपुर से लेकर तमिलनाडु की सड़कों तक एक 20 साल का युवा सत्ता के मोनोलॉग को रिजेक्ट कर रहा है। मैं आपको एक सीक्रेट पॉलिटिकल डॉकेट दिखाऊंगा फाइल कोड के साथ, और इस फाइल में देश के टॉप पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये चेतावनी लिखी है कि जो 1963 के इतिहास को आज के इलेक्टोरल अहंकार से जोड़ती है, तब तक सिस्टम की इस साइकोलॉजी को, इस सॉफ्टवेयर फेलियर को समझने की हम कोशिश करें। तो सवाल यह है कि सत्ता सवालों से भागती क्यों है? मोनोलॉग की सत्ता को डायलॉग से खौफ क्यों है? इसे समझने के लिए आपको आज के न्यूज चैनल बंद करके पॉलिटिकल साइकोलॉजी के पन्ने पलटने होंगे। हम जिस लीडरशिप मॉडल को आज देख रहे हैं उसका ऑरिजिन एक बहुत ही स्पेसिफिक माइंडसेट से आता है। इसे हम क्लिनिकल टर्म्स में कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का बुनियादी नियम क्या है? ऊपर से आदेश आता है और नीचे उसका पालन करना होता है। यहाँ श्रद्धा है, आज्ञा पालन है, लेकिन प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं है। जब ये माइंडसेट किसी संगठन तक सीमित हो तो ये अनुशासन कहलाता है, लेकिन जब ये 140 करोड़ की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी पर थोपा जाता है तो ये सॉफ्टवेयर फेलियर में बदल जाता है। लोकतंत्र का डिफॉल्ट कोड क्या है? निगोशिएशन, असहमति। लेकिन जब एक मोनोलॉग ड्रिवन लीडरशिप से कोई छात्र सवाल पूछता है, किसान सवाल पूछता है, तो सत्ता उसे फीडबैक नहीं, विद्रोह मानती है। और यही वजह है कि जब नीतियां फेल होती हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, रोजगार का संकट हो, तो सत्ता टीवी पर आकर एक ग्रैंड नैरेटिव बुनती है। वो नागरिक को लाभार्थी में बदल देते हैं ताकि लाभार्थी कभी अपने अन्नदाता की आंखों में आंखें डालकर सवाल ना कर सके। लेकिन जुलाई 2026 में ये तिलिस्म, ये माया जाल टूट गया। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन नए हथियारों के साथ। 1974 में हॉस्टल की मेस फीस बढ़ने और भ्रष्टाचार से शुरू हुई चिंगारी ने गुजरात और बिहार में सुप्रीम लीडर इंदिरा गांधी की कुर्सी हिला दी थी, आपको याद होगा। 2026 में हथियार डिजिटल है, युवा डिजिटल रूप से कनेक्टेड है, वो सोशल मीडिया के जरिए ऑर्गेनाइज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये युवा 2014 के नैरेटिव से बहुत आगे निकल चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताएगा कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये सिस्टम की हताशा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो उस पीढ़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके आउटरीच और एंगर वाले मॉडल को रिजेक्ट कर चुकी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ सत्ता के अहंकार या एक दो मंत्रियों के इस्तीफे की कहानी है। आप सोच रहे होंगे कि जंतर मंतर पर कुछ हजार लड़कों ने प्रदर्शन किया या झारखंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और बात खत्म। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको इसको और गहराई से सोचना चाहिए। अगर आप इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्लिप मान रहे हैं तो आप इस पॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट को मिस कर रहे हैं। ये सत्ता का फेलियर नहीं है, ये आउटरीच इकोनॉमी का कोलैप्स है।
सत्ता और मीडिया का नेक्सस पिछले करीब 10-12 सालों से एक ही ईंधन पर चल रहा था और वो ईंधन है गुस्सा। आपको हर रात टीवी पर डराया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपका धर्म खतरे में है, दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है, या आपके दिमाग में कोर्टिसोल रिलीज करता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल हैक है पावर का। अब इसे भारत के जुलाई 2026 के इलेक्टोरल डेटा पर अप्लाई कीजिए आप। डेटा पॉइंट नंबर 1, बिहार का बांकीपुर इलेक्शन। हो सकता है कि पीके बीजेपी के प्यादे हो, लेकिन बांकीपुर कोई रूरल या पिछड़ा इलाका नहीं है। ये भारत की पॉलिटिक्स का एफ्लुएंट अपर कास्ट और अर्बन सीट का इलाका है। ये वो सीट है जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके परिवार ने लगभग 3 दशकों से अपने पास रखा था। ये बीजेपी का सबसे सुरक्षित किला था। क्या हुआ वहां? प्रशांत किशोर की जनसुराज ने उस किले को गिरा दिया। 6 महीने पहले जिस प्रशांत किशोर के एक्सपेरिमेंट को राजनीतिक पंडित खारिज कर रहे थे, उसने उस वर्ग का वोट खींच लिया जो बीजेपी का सबसे कोर वोटर माना जाता था, वफादार। डेटा पॉइंट नंबर 2, तमिलनाडु का इलेक्शन आपने देखा होगा। जोसेफ विजय जो कि एक अभिनेता है, उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के, इस पार्टी के पास कोई ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई कास्ट नेटवर्क नहीं था, कोई बहुत गहरी आइडियोलॉजी नहीं थी इस पार्टी की। फिर भी उन्होंने तमिलनाडु को डीएमके से छीन लिया, स्वीप किया कुछ इलाकों में जो अर्बन चेन्नई का इलाका है। पोस्ट इलेक्शन सर्वे चीख चीख कर कह रहे थे कि युवाओं ने टीवी को वोट दिया और कारण सिर्फ एक था, बदलाव। डीएमके और एआईएडीएमके के पुराने ग्रामीण फॉर्मूला अर्बन युवाओं पर काम नहीं कर पाया। जब सिस्टम फेल होता है तो वो अपनी नाकामी का बोझ उस व्यक्ति पर डाल देता है जो सबसे ज्यादा पीड़ित है। लेकिन बांकीपुर और चेन्नई का युवा अब गैस लाइट नहीं हो रहा है, वो अपना विकल्प खुद चुन रहा है। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक डॉक्यूमेंट का वादा किया था। चलिए उस डॉक्यूमेंट के जरिए एक और भ्रम तोड़ते हैं, एक और इल्यूजन को तोड़ते हैं। ये है वो पॉलिटिकल एनालिसिस जिसे प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर और राहुल वर्मा ने किया है, और ये दोनों एक्सपर्ट हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इलेक्टोरल अहंकार के ताबूत में ये आखिरी कील है जो जंतर मंतर पर हुआ। वो पीढ़ी जो 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाई थी, वो आज की युवा पीढ़ी नहीं है। आज भारत की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है। मैंने पिछली रिपोर्ट में इसका जिक्र किया। ये वो पीढ़ी है जिसके पास डिग्री है, जो डिजिटली कनेक्टेड है और जो शहरों में रह रही है। भारत के शहर राजनीति की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 2014 के युवा को एक बेटर टुमारो का सपना बेचा जा सकता था उस वक्त, लेकिन 26 का युवा जो सीजेपी प्रोटेस्ट में लाठियां खा चुका है, उसके लिए यह सपना अब एक भद्दा मजाक बन चुका है। यहां पावर नेक्सस का सबसे बड़ा क्राइसिस छिपा हुआ है। आज बीजेपी वैसी ही दिख रही है जैसी एक लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी दिखती है, एक राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी जो सिर्फ मिडिल एज्ड हिंदू वोटर्स के एक खास हिस्से के लिए बात कर रही है। जब आप 15 साल तक सेंटर में राज करते हैं तो सत्ता में रहने के फायदे धीरे धीरे गवर्निंग की समस्याओं में बदल जाते हैं। बीजेपी ये शायद देख नहीं पा रही, या नरेंद्र मोदी को ये दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो सिर्फ रील बना रहा है। अब सत्ता के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो खुद को पूरी तरह से रिन्यू करे जो मोदी जी करते हुए दिखते हैं, या फिर अपने उसी पुराने कोर सपोर्टर बेस में सिकुड़ती चली जाए। इस डॉक्यूमेंट में एक बड़ी खतरनाक ऐतिहासिक चेतावनी दी गई, द कामराज प्लान। आपको जानना चाहिए इस प्लान के बारे में। 1963 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता के अहंकार में सिकुड़ रही थी, तब सीनियर नेताओं ने पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। आज के आरएसएस और बीजेपी के पुराने रणनीतिकारों का मानना है कि अगर 29 में 24 से भी बड़ा सेटबैक नहीं चाहिए तो सत्ता को अपने अहंकार से बाहर आकर एक नए कामराज प्लान की जरूरत है। लेकिन क्या सुप्रीम लीडर का इकोसिस्टम ऐसा करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर डायलॉग और आत्ममंथन के लिए बना ही नहीं है। अब इस पॉइंट पर आपके दिमाग में या आईटी सेल के मैनुअल में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गुमेंट आ सकता है। अगर बीजेपी हार रही है तो विपक्ष क्यों जीत नहीं रहा? क्योंकि विपक्ष भी कमजोर है। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इसका जवाब भी इसी डेटा में छिपा हुआ है। चलिए विपक्ष के नैरेटिव को भी हम क्लिनिकली डिसेक्ट करते हैं। विपक्ष सोचता है कि सत्ता की हार डिफॉल्ट रूप से उनकी जीत है। लंबे समय तक सोचते रहे वो लोग। वो आज भी उसी पुरानी जाति और वर्ग के ग्रामर की राजनीति में
उलझने की कोशिश करते रहे, वो पुरानी शिकायतों का बही खाता लेकर घूमते रहे। लेकिन अभी हाल में उनको समझ में आया कि ऐसा नहीं है, और जंतर मंतर ने विपक्ष को भी विजन दिया। विपक्ष को भविष्य का एक विजन ऐसे मिला कि जो पुरानी चोटों के हिसाब किताब या किसी खास समूह से किए गए वादों की लिस्ट थी, वो और बड़ी हो गई। अगर विपक्ष पुरानी जातियों का गणित लगाता रहा तो इसका फायदा कोई नया पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर ले लेगा, जैसे टीवीके ने लिया, जनसुराज ने लिया। बांकीपुर में प्रशांत किशोर और तमिलनाडु में जोसेफ विजय का जीतना इसी बात का सबूत है। युवा वर्ग को अब पुराने नेताओं के पुराने वादे नहीं चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो रियलिटी से बुरी तरह टकरा रही है इस वक्त, और इसीलिए ये सब बदलता हुआ दिख रहा है। मैक्रो, सरकार विश्वगुरु का चूरन बेच रही है और 30 जुलाई को वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा दर्जा देने का बिल पास कर रही है, एक सिंबॉलिक हिंदुत्व विक्ट्री जो वो करते आए। माइक्रो, उसी हफ्ते एक 22 साल का युवा रोजगार और पेपर लीक पर जवाब मांगते हुए जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले रहा है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। एक तरफ सत्ता सिंबोलिज्म में अपनी जिंदगी गुजार रही है और दूसरी तरफ युवा जमीन पर हकीकत से लड़ रहा है। टॉक्सिक पेरेंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बच्चा अब बड़ा हो गया है और हिसाब मांग रहा है, इसीलिए मोदी जी माफी देते हुए दिखते हैं। तो ये है सत्ता की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी और 2026 के इलेक्टोरल क्रैश का फाइनल रिजल्ट। सिस्टम एक आउटडेटेड आउटरेज और मोनोलॉग सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, जबकि सिटीजन हार्डवेयर, हमारा युवा, अब उस पुराने कोड को रिजेक्ट कर चुका है। आप इस देश के मालिक हैं, लाभार्थी नहीं है। सरकार कल को आपको माफ करने का या कुछ किलो अनाज देने का जो ढोंग करती है, वो आपके ही टैक्स के पैसे से होता है। सत्ता को डायलॉग से डर लगता है, सत्ता को युवाओं से खौफ है। तो अगर ऐसा है तो उनको डरने दीजिए। जुलाई 26 के उन 14 दिनों ने साबित कर दिया है कि जब 20 साल का युवा सड़क पर उतरता है तो बड़े बड़े सुप्रीम किले गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। ये देश किसी के अहंकार की जागीर नहीं है और इस देश का युवा किसी पार्टी का बंधक नहीं। डेटा आपके पास है, डिफाइंस आपको तय करना है। ये बदलाव बड़ा काम का है भारत के लोकतंत्र के। कल एक और स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं।